नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सभी स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है कि आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2020 का पूरा पेपर जो है, आपका मैथ का पूरा पेपर 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों प्राइमरी लेवल का हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, साथ में यार बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आप अगर टेट से संबंधित है तो बहुत मज़ा आएगा। यदि a प्लस बी आपका पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अपान सी है बराबर b प्लस सी अपान a है बराबर c प्लस a अपान b है बराबर है k के, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। सवाल आया था यूपी टेट 2020 में, पूरा हम लोग पेपर ही 20 का कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक हम लोग ले लेंगे। बराबर है k के, तो ये भी बराबर होगा k के, ठीक है। यहाँ से b प्लस सी बटा a ये भी बराबर होगा k के, और आपका c प्लस a ये भी बराबर होगा दोस्तों c प्लस a अपन b k के बराबर होगा। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, a प्लस b ये इधर बटा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, के सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, b प्लस सी इसे भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बटा में गुणा में जाएगा, ए के हो जाएगा। इधर c प्लस a है, उधर जाएगा b जाएगा, b के हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है। अब दोस्तों आपका ऐसे हम लोग अगर ले ले तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये हो गया, इधर का एक भाग ये, दो पक्ष आपके हो गए। इसमें भी दो बने, इसमें भी दो बने। आ रहा है समझ में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि दोनों पक्षों को जोड़ दे तो क्या हम ए के प्लस के सी, आपका ए के प्लस बी के, या सी के आपका ए के बी के सी के, या के सी, बात एक ही है। बराबर करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इतना कर देंगे। अब क्या हुआ, के अगर मैं कॉमन ले लूँ दोस्तों तो अंदर a प्लस बी प्लस सी बचेगा। अगर यहाँ a और a 2a हो जाएगा, b 2b हो जाएगा, c 2c हो जाएगा। तो मैं बाहर कर लूँ 2 और अंदर a प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसे कैंसिल कर दूँ, आपका सिंपल सा आंसर आ गया k बराबर 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यही सवाल बहुत से मेरे दोस्त होंगे जो भी अगर किसी कारणवश अगर एग्जाम में रह गए होंगे, शायद यही क्वेश्चन ना हुआ हो उनका, तो पूरा देखिएगा वीडियो को, आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरल करना है आपको। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। आप क्या करेंगे, सरल कीजिए। आपका ब्रैकेट में -9 है, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटे ब्रैकेट में -8 है, फिर आपका प्लस है, फिर आपका ब्रैकेट लगाए। यानी सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं तो अपने दाएं हाथ की तरफ से सॉल्व करते हैं। बार को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ऊपर आपका जो लाइन खींची है बार है, इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 13 से 7 आपका जाएगा, 6 बचेगा। 6 भाग आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और आपका 8 ऐसे ही लिखा रहेगा, मंझला ब्रैकेट लग जाएगा, आपका -9 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब फिर से हम भाग करते हैं। क्या करेंगे, 6 चौक 24, आपका 4 हो गया, प्लस आपका इधर से ये ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया, -8 हो गया, मंझला लगा रहने दीजिए, इधर -9 कर दीजिए। इतना क्लियर। अगर मैं कहूँ आपका 4 से 8 घटाना है तो आपका कितना बचेगा, -4 बच जाएगा। इतना सॉल्व आपका। अब आप करेंगे, अगर ये कहूँ कि ये इधर आ जाएगा तो -4 और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका -9, इससे अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 4 से अगर 9 घटाऊंगा तो -5 बचेगा। आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल दोस्तों, यदि मासा a, 8 बराबर 4 और लासा a, 8 बराबर 24 हो तो a की वैल्यू क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। तो
तो इजी सवाल बहुत इजी होते हैं, बस हमें थोड़ा सा उलझा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिया है a,8 बराबर 4, यहीं पर बोल सकता था कि दो संख्याएं कोई a और 8 है, इनका मासा और लासा इतना है, a का मान क्या होगा। आप सिंपल लगा देते, बहुत जल्दी लगा देते, इससे भी हम जल्दी लगाएंगे, लेकिन सवाल ने थोड़ा उलझाया है। तो कुछ नहीं उलझाया है दोस्तों, क्या करेंगे, दो संख्याएं मेरे पास दी गई हैं। पहली संख्या, हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करते हैं, मासा इंटू लासा फार्मूला होता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, हम जानते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मेरा महत्तम समापवर्तक कितना है 4 और लघुत्तम समापवर्ती कितना है आपका 24 है। 8 तिया 24, a बराबर 4 तिया 12, a की वैल्यू आपकी 12, ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर दोस्तों, बढ़ते चौथे सवाल की तरफ। 4 नंबर दोस्तों आपका सवाल आयत से है। सारे जितने भी आपको बता रहा हूं किसी न किसी सेट में आपके पूछे जरूर गए होंगे, चाहे जो सेट हो, क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे 10 ईयर के पेपर सॉल्व करके देने वाला हूं। और हम जानते हैं कि अगर 10 ईयर के हम पेपर सॉल्व कर ले टोटल उठा के, तो एग्जाम कम से कम आपके 20 से 25 नंबर आपके ऐसे ही आ सकते हैं, अगर आपने 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए। क्या करेंगे दोस्तों, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्या करेंगे हम लोग, आयताकार खेत का विकर्ण दिया है। विकर्ण दोस्तों आयत का कितना होता है, विकर्ण होता है √L² प्लस B²। तो विकर्ण दोस्तों दिया है मुझे 17 दिया है, बराबर L² प्लस B² आपका हो गया। अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो 289 हो जाएगा, इधर L² प्लस B² हो जाएगा। इतना हम अगर छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं। परिमाप दिया है, परिमाप कितना होता है 2L प्लस B होता है आयत का परिमाप। परिमाप मुझे दिया कितना है 46, ठीक है। 46 दिया है, 2 23 आपका हो जाएगा, यानी L प्लस B बराबर आपका 23 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा दोस्तों। अब दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो L² प्लस आपका B² प्लस 2LB बराबर 23 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 529 हो जाएगा, 529। अब आपको L² प्लस B² ऑलरेडी दिया है 289 प्लस 2LB बराबर 529। अगर 529 से हम घटा दें, 529 से 289 घटा के देखते हैं तो 0 बचेगा आपका, 12 से 8 गया 4 बचेगा, 4 से 2 240, यानी कि 2LB बराबर इधर 240 बच जाएगा। इधर से भाई ये घटेगा, 240 बचेगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 120, LB बराबर 120। और यही खेत का यानी आयताकार आयत का क्षेत्रफल होता है आपका L इंटू B। तो निकल के आ गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सारे में ऑप्शन बी ही सही है, तुक्का लगाते अगर बी तो सब सही हो जाते। बढ़ते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। 5 नंबर आपका सवाल यूपीटीटी में पूछा जा चुका सवाल। 2 की पावर -1 है, पूरा ब्रैकेट लगा, फिर पावर आपकी -1 है। इसका आप सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करिए और देखना आपका कौन कौन से ऑप्शन सही है। कूट दिए हुए हैं, ABCD आपके हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले हम लोग उतार लेते सवाल। 2 आपका है, 2 की पावर -1 और फिर ब्रैकेट -1। क्या करेंगे, इस 2 की पावर -1 है तो मेरे दोस्तों 1/2 इसे लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख दिया। ब्रैकेट हो गया मेरे दोस्तों सॉल्व, माइनस आपकी पावर हो गई 1। अब अगर फिर इसे -1 लिखा है, आपकी पावर है, तो इसे क्या कर सकते, इसे 2 लिख सकते या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका 2 आ गया इसका जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया। अब 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, G अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है।
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो फिलहाल 2 एक अभाज्य संख्या है। क्या सम संख्या है? जी सम संख्या भी है। क्या 2 का गुणक है? जी 2 का गुणक भी है। विषम संख्या? नो, विषम संख्या ऑड नंबर थोड़ी है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल और देखते हैं। अगला दोस्तों 6 नंबर आपका सवाल है। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न आपको निकालनी है। ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए गए थे 4, सेम ऑप्शन है, सेम क्वेश्चन है। तो लिखते जो सवाल दोस्तों बोल रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से, तो हम मान लेते हैं कि माना अंश कितना हो गया? अंश आपका x हो गया, यानी न्यूमरेटर आपका x हो गया। अब क्या करेंगे? अंश के 2 गुने से हर जो है वो अंश के 2 गुने से यानी x इंटू 2 1 अधिक है आपका +1 हो गया, यानी हर आपका हो गया कुल मिला के 2x + 1, ये आपका हर हो गया, ये आपका अंश है। अब क्या करते हैं? अंश में 2 जोड़ने पर, तो इससे भिन्न कौन सी मिली ये भी लिख लेते पहले। x बटा 2x + 1 आपकी ये भिन्न हो गई। अब क्या करेंगे? अंश में 2 जोड़ देंगे यानी x + 2 यदि हम कर देते और हर में 3 घटा देते यानी 2x + 1 आपका हर है, और हम 3 अगर माइनस कर दे दोस्तों तो आपका 1 मिलेगा, 1 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर x + 2 करेंगे, 2x कर लेंगे, 1 से 3 जाएगा, -2 बचेगा बराबर 1। तो दोस्तों हम लोग देखते x + 2 कर लेते हैं। अब ये इधर बटा में है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो सीधे सीधे 2x - 2 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ x को उधर ले जाऊँ और इस 2 को इधर लाऊँ तो 2 + 2 बराबर x जाएगा, 2x से घटेगा आपका x बचेगा। x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 4 दूनी 8 + 1 यानी 4/9 आपकी मूल भिन्न आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो छठा सवाल भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। यूपीटीईटी 2020 में पूछा गया एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन आपको पढ़ने। ए, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक भाज्य संख्या यानी 9 है आपका, या मैं कहूँ 15 है, या कहूँ आपका 27 है, ये विषम संख्या है, लेकिन क्या है? कंपोजिट नंबर यानी आपकी भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है? नहीं, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, नाइदर कंपोजिट नॉर आपका प्राइम। क्लियर है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है। एकमात्र आपका इवन प्राइम नंबर है 2, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है आपका 2। यानी 1 ना तो आपकी अभाज्य है और ना भाज्य है। ऑप्शन आपका गलत है। 2 अभाज्य संख्या का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। तो देख लेते हैं। 2 अभाज्य संख्या 3 लेते हैं और हम 5 लेते हैं। कोई भी एक प्रयोग कर ले, अगर वो सफल हो गया तो ठीक, असफल हो गया तो ठीक है। यहाँ से ये भी आपका अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, दोनों को जोड़ देते आपका 8 आ जाता। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। ऑप्शन आपका गलत है। कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं? 2 एक सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फिलहाल ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। 8 नंबर दोस्तों आपका सवाल है इसी सीरीज में। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती, बहुत बार पूछा जा चुका है, सैकड़ों हजारों बार पूछा गया, आपका बुलाया हुआ मेहमान है। ऑप्शन आपके हैं 4। क्या करेंगे? एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। सरल रेखा आप खींच दीजिए, इस पर बिंदुओं की संख्या दोस्तों क्या होती है? असंख्य होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपका अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल है। ₹10 के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत आपका लॉस होगा यानी हानि होगी? ऑप्शन आपके पास 4 है। देख लीजिएगा, आप भी सेम आपको वही पेपर मिलेगा,
तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है दोस्तों आपका क्वेश्चन, तो ऐसे सवाल जब भी ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, पहले कोई चीज़ हम खरीदते हैं तब हम रुपया देते हैं, यानी वस्तु रुपया। तो अब क्या करेंगे, वस्तु कितनी है 6, रुपए कितने 10, वस्तु कितनी 4, रुपए कितने 6। रुपए के पास में सिंबल लगा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पास। तो रुपए 10 के 6 की दर से 10 रुपए के 6, 6 रुपए के 4, आपका क्लियर है। अब क्या करेंगे, कैंची की जरा गुणा करा देंगे, ट्रिक है बहुत शानदार। क्या करेंगे, 6 छाक 36 माइनस 4 की 10 से करेंगे 40, जो यहाँ होगा वही आपका बटे में होगा और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 36 से 40 गया, क्या आएगा -4 आएगा बटा 40, आपका 100 हो जाएगा। 0 0 4 4 कैंसिल, यानी -10% आएगा। अब माइनस में आने का मतलब है आपको लॉस हुआ है, यानी 10% की हानि हो गई है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर, इसी ट्रिक से लगाएंगे, बाकी कुछ भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर दोस्तों आपका सवाल पूछा गया यूपी टेट 2020 यानी 2020 में रिक्त स्थान के लिए कौन से विकल्प सही हैं। आपको विकल्प दिए गए हैं, कूट है आपके पास। क्या करेंगे, हम जानते हैं दोस्तों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो 1 ग्राम में कितने आपके किलोग्राम हो जाएंगे, 1/1000 किलोग्राम हो जाएंगे। 1 ग्राम में इतना तो हम सब जानते हैं दोस्तों, बस यही तो आपको लिखना है। 1/1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1/1000 होंगे। देखते हैं ये सही है आपका, 1/1000 किलोग्राम होंगे। अब इसे हम जानते हैं वैज्ञानिक भाषा में, हम अगर लिखें दोस्तों, या मैथ आप जो अच्छे तरीके से मेरे दोस्त जानते, जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे कि 10 की पावर 3 है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो 10 की पावर -3 की केजी या आपका किलोग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये भी सही हो गया, 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, क्योंकि बटा में तो आपका 1000 से ज़्यादा हो जाएगा अगर पॉइंट लगाएंगे। गलत है आपका, ये भी गलत है। फिलहाल ऑप्शन आपका 1 और 2, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन क्लियर होता है यहीं पर। बढ़ते 11 नंबर सवाल की तरफ। 11 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल पूछा गया था पिछले वर्ष। 0.01 का स्क्वायर, इसको प्रतिशत रूप में लिखे तो मेरा कितना आना चाहिए। ऑप्शन दिए गए, कूट दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको देखना है कौन कौन सा आपका आंसर सही है। अगर दोस्तों हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझें, मतलब जो भी जीरो जिसे मैथ बहुत कम आती है उसको भी इस तरीके से बताएंगे कि मज़ा आ जाएगा। क्या हम अगर 2 का स्क्वायर लिखना हो तो 2 × 2 लिखते हैं, क्लियर। तो अगर इसका लिखना हो 0.01, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 0.01 × 0.01 लिख सकते हैं, बटा कर देंगे। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे 100 बढ़ा दूं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। इसमें भी यही करते, पॉइंट हटाते तो 100 आपका बढ़ाते, यानी 2 0 बढ़ा देते। अब क्या हो गया आपका 1 एकम 1 और आपका 4 0। अब इतना दोस्तों आपका आ गया। इसे अगर हम परसेंट में बदलें, भिन्न को परसेंट में जब बदलते हैं तो 100 से गुणा करते, 100% से। क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गए, आपका कितना आया 1/100% आ गया। इतना क्लियर दोस्तों, आपका ऑप्शन चौथा आपका मैच कर गया। अब क्या है, अब और देख लेते कोई आ रहा है क्या। अब दोस्तों इस 1/100 एक आंसर आपका आ गया 4 नंबर। इस 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.01%, ये भी तो लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, इसे हम यूं लिख सकते हैं, तो आपका पहला भी सही हो गया और चौथा भी सही हो गया। 2 ऑप्शन सही हुए, यानी पहला और चौथा देखते, ऑप्शन डी सही हो गया, 1 और 4। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपका 12 नंबर सवाल इस सीरीज का, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है
तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। आपके पास ऑप्शन मेरे दोस्तों 4 दिए गए हैं। तो दो संख्याएं अगर मैं x और y मान लूं, दो संख्याएं, तो इनका गुणनफल, इनका अंतर पहले देख लेते। अंतर यानी y माइनस एक्स कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, y माइनस एक्स करेंगे, अंतर 5 है, और x y या y x कितना है, गुणनफल यानी संख्याओं का 36 है। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। व्युत्क्रम दोस्तों x और y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/y। इसका अंतर आपका पूछ रहा है कितना होगा। अब मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तिरछी गुणा y माइनस एक्स बटा XY हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। y माइनस एक्स मेरा 5 दिया गया है और XY मेरा 36 दिया गया है। 5/36 आ चुका है, आपका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बढ़े अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दोस्तों 13 है आपका। अगला सवाल यूपीटीईटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले, क्षेत्रफल में कोई बदलाव न हो। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे, एक शानदार ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उससे लगाइएगा। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी पकड़ लेंगे, और कमी पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, 100r बटा कमी होगी तो जस्ट उल्टा 100 प्लस r कर देंगे। ये आपका परसेंट होता है, बस इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आने वाला है। 100r आपका 60% है तो 100 गुणे 60 रख देंगे, 100 में 60 जोड़ देंगे, 160 हो जाएगा। ये आपका आएगा परसेंट में। अब क्या करेंगे, देखते हैं 100 और 60 यहाँ से अगर चाहें तो काट लें, न चाहें तो पहले देख लेते हैं। 2 3 6 0, 2 8 16 0, 2 आपका चौक 8 और 0 आपका 2 15 हो गया। अब 5 से काटते हैं, 5 से नहीं हम काटेंगे तो सिर्फ 2 से या 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 0 और 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 25 और 15 की दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करनी हो, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 और 5 आपका 375 बटा 10। ये है आपका परसेंट में। अगर मैं 10 हटा दूं तो 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं और सवाल, अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल दोस्तों आपका पूछा गया था यूपीटीईटी 2020 में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 6 है और LCM 432 है। एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। हम जानते हैं दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्लियर दोस्तों, तो क्या करेंगे, लासा आपका 432 है, मासा आपका कितना है, 6 है आपका। यदि एक संख्या आपकी 48 है तो दूसरी संख्या हम लिख लेते, दूसरी संख्या आपको निकालनी ही है। तो 6 8 48, 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40, 3 बचा आपका 8 चौक 32, यानी दूसरी संख्या आपकी 54 हो गई। ऑप्शन डी सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपका 15 नंबर अगला सवाल है। Z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 Z 8 यानी ये आपकी संख्या दी गई है 9 से विभाज्य हो तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 9 की डिविजिबिलिटी मैंने कई बार पढ़ाई है, चैनल पर आपका वीडियो भी अपलोड है। तो क्या करेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी होती किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो देखते हैं, 4 1 5 7 12 12 8 20। अब 20 आया आपका
अब 9 से काटने के लिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27 का होना बहुत ज़रूरी है। तो 27 का होना यानी 7 इसमें जोड़ दें तो आपका 27 हो जाएगा। 27 9 से पूर्णतः डिविजिबल होता है 3 बार में। तो 9 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका 7 होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो गया। बड़े अगले सवाल की तरफ, बहुत दमदार शानदार सवाल अगला आपके लिए। सबसे अच्छा सवाल दोस्तों पूछा गया था, बहुत इजी सवाल पूछा गया था कि इस आकृति में x की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत दमदार सवाल है दोस्तों। क्या करेंगे, 4 है यहाँ पर, देखेंगे 64 इसके सीधे बिल्कुल है, स्ट्रेट में 64 है 64। तो 4 का मेरे दोस्तों होता है क्यूब, 4 चौको 16 चौक 64 आपका होता है। यहाँ से देखेंगे, इतना क्लियर हो गया। यहाँ से देखेंगे इसके स्ट्रेट में आपका 27 है, यानी 3 का घन है, क्यूब है, 3 तिया 9 तिया 27, इसे भी क्लियर हो गया। 2 को देखेंगे, इसके बिल्कुल सीधे आपका 8 है, यानी 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 1 है, तो भैया सबका क्यूब किया है तो इसका भी तो क्यूब ही करेंगे, और 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें एक ही होता है, 1 एकम 1 एकम 1। तो यहाँ पर आपका x की जगह 1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया है। बड़े अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों 17 नंबर आपका सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन को छोड़ आए होंगे और वो 1 नंबर से एग्ज़ाम में फेल हो गए होंगे, यानी उनके 89 अगर जनरल कास्ट के होंगे तो 89 आए होंगे, 90 पर पास होता, और उसका अफसोस उन्हें रहेगा पूरे 1 साल, यानी जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते हैं। तो चीज़ों को बहुत डीपली समझना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग यही छोड़ कर आए होंगे। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का जो डिफरेंस है, अंतर है 60 डिग्री है, तो उन बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है आपको निकालना है। करते हैं दोस्तों, बहुभुज का अंतः कोण कितना होता है, 180 n-2 अपान n, और डिफरेंस बाह्य कोण, यानी बाह्य कोण कितना होता है 360 बटा n, इनका डिफरेंस क्या है 60 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक सबको। 180 n कर देंगे, 180 n चाहे तो डिग्री लगा ले, 180 n माइनस 360 आपका हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा, बराबर n एलसीएम लेंगे, उधर चला जाएगा, गुणा कर जाएगा तो 60 n हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो अब बढ़ते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से 180 आपका हो गया n, और इधर से जाएगा तो 60 n माइनस हो जाएगा, बराबर ये 720 हो जाएगा। प्लस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर जुड़ेगा माइनस का होगा, उधर प्लस का 720 हो जाएगा। अब यहाँ 120 n आपका बचा और उधर आपका 720 बचा, 0 0 कैंसिल, 12 छंग 72, n बराबर 6 आ गया, यानी n बराबर 6 आपका ऑप्शन ए सही हो गया। बस इतना सा करना था, कुछ नहीं था। बड़े अगले सवाल की तरफ। आपका 18 नंबर सवाल दोस्तों, एक और आपका सवाल ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में 2020 8 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है तो आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, हम सब जानते हैं। बढ़े अगले सवाल की तरफ। 1 सेकंड का सवाल था, 1 नंबर का। अगला दोस्तों आपका 19 नंबर सवाल आया था एग्जाम में 2018 में। अमित का वेतन क्रम उल्टा सीधा हो सकता है क्योंकि सीरीज आपकी अलग होगी। क्वेश्चन आपको सारे एक एक मिलेगा जो भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% बढ़ गया, 18 के वेतन तक पहुँच गया। तो वर्ष 2016 में अमित का वेतन कितना था? तो हम 2016 में अगर x मान लें, अगर 2016 में अमित का वेतन x
था तो 2 वर्ष यानी क्रमशः बढ़ा, 2016 से प्रतिवर्ष बढ़ा, तो पहले वर्ष बढ़ा यानी आपका x हो जाएगा, x का 110 हो जाएगा परसेंट और फिर 115 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? x का 110 यानी आपका 10% पहले बढ़ा, फिर उसका 15% फिर बढ़ा, तो आपका बढ़कर कितना पहुँचा हुआ? आपका 1,26,500 इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 0 0 कैंसिल कर देंगे। x बराबर आपका 1,26,500 गुणे 100 और 10 उधर जाएगा, यानी आपका 100 और गुणे 10 कर देते हैं, नीचे 11 × 115 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब क्या करेंगे? 11 से काटते, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचा 5, 11 पचे 55, डबल 0 उतार देंगे। इतना आपका कट गया। 115 एकम 115 0 आपका यानी 100 आपका 100 ये और 10 ये गुणा करेगा तो एक बार 1 लिखेंगे और सारे 0 2 2 4 1 5 0 उतार देंगे। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 1 लाख रुपए आपका उसका वेतन था, जो 1,26,500 हो गया 2018 में। बढ़े अगले सवाल की तरफ। आपका दोस्तों अगला सवाल है, यदि 2160 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर आपका c है, इतना है आपको पकड़ना है और तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं पहले अगर a, b और c की वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे? 2160 के दोस्तों कर लेते हैं फैक्टर, यानी 2 से 2 एकम 2 0, 2 अट्ठी 16 0, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 आपका 0, 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14 0, 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 आपका, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से फिर से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से फिर से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे। यानी मैं 2160 को आपको बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ। अगर पूरे 10 साल के पेपर हमने सॉल्व कर लिए तो पक्का है एग्ज़ाम में आपको फेल नहीं होना है, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है मैथ के अंदर। और अगर आपने ज़रा सी मेहनत कर ली तो 28-30 नंबर आराम से, यानी पूरे में पूरे आपके आ सकते हैं। 2160 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 लिख सकते क्या? अब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 बराबर 2a 3b 5c, यानी पावर लगाई है। अब जब बेस बराबर है तो हम आधार बराबर तो घातों की तुलना कराएंगे। a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर आपका 3 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू यानी 3, a की कितनी है 4 इंटू 2 की आपकी b की वैल्यू कितनी है 3, माइनस बी रखना है तो -3 रख देंगे। c आपका 5, c कितना 1, लेकिन माइनस c रखना है तो -1 रख देंगे। 3 का 4 बार आपस में गुणा करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा 81। इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन पावर है माइनस की इसलिए नीचे आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, इंटू ये भी नीचे आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ऊपर 81 नीचे 8 पंचे 40, आपका ऑप्शन ए सही। क्लियर दोस्तों? बढ़े अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर दोस्तों आपका अगला सवाल इस सीरीज का, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। क्या करना? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। बहुत सारे लोग छोड़कर आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ज़रूरी नहीं कि आप ही हो, बहुत सारे लोग छोड़े होंगे। क्या है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है? यानी कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना ही चाहिए। यही आपकी क्या होती है?
पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस त्रिक होती है। आपके ऑप्शन एक हिसाब से दो, ये दोनों सही लगते हैं, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन सही है। कौन सा? अगर मैं इसे कहूँ तो क्या कहूँगा? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। इधर 6 छक 36 प्लस 8 28 64, यानी 100 बराबर 100 हो जाएगा। अब क्या ये ऑप्शन सही है? सवाल तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिसकी सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी 6 है। इस त्रिक में सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 है। इस त्रिक में सबसे छोटी संख्या क्या है? आपकी 8 है। बाकी है तो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बराबर नहीं आएंगे। तो ये हम करके देख लेते हैं। 7 आपका 8 15 और 17 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे और 15 का करेंगे। तो 17 का अगर हम करते हैं वर्ग तो 289 हो जाएगा, 289। 8 का हो जाएगा आपका 64 और 225 हो जाएगा। 15 का 289 और इसे जोड़ेंगे तो 289। आपका यही वाला विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक आपका त्रिक में सबसे छोटा अंक जो है वो 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है। फिलहाल ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 22 नंबर दोस्तों आपका सवाल था, कैलेंडर से आपका सवाल था, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 4। क्या करना है? एक लॉजिक को समझना है, बस सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। एक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, क्लियर है। जैसे आज मैं कहूँ 15 तारीख है, आज ट्यूसडे है, तो पिछला ट्यूसडे या अगला ट्यूसडे 7 जोड़ देंगे, 22 तारीख को अगला ट्यूसडे होगा। या यहाँ से 7 माइनस कर दे तो 15 से 7 माइनस करेंगे, आपका 8 बचेगा, तो 8 तारीख को ट्यूसडे हुआ होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखते हैं तीसरा शुक्रवार 16वीं को पड़ता है, तो आपका दूसरा शुक्रवार जो है, तीसरा अगर मैं कहूँ कि 16वीं को पड़ता है तो 7 माइनस कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? 9। यानी दूसरा आपका जो फ्राइडे होगा 9 तारीख को, तो पहला फ्राइडे आपका फिर से -7 कर देंगे, 2 तारीख को पड़ेगा। क्लियर? अब जब 2 को शुक्रवार है तो 3 को शनिवार होगा, 4 को आपका रविवार होगा, 5 को आपका सोमवार होगा और 6 को आपका मंगलवार होगा। यानी पहला आपका मंगलवार 6 को होगा। इतना क्लियर है? 6 को पहला मंगलवार, तो 7 6 13 को दूसरा मंगलवार, तो दोस्तों तीसरा मंगलवार 7 और ऐड कर देंगे, 20 तारीख को तीसरा मंगलवार। फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो चौथा मंगलवार कब हो जाएगा? 20 में 7 ऐड करेंगे, 27 तारीख को आपका चौथा। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी सवाल था। तो हम विकल्प आपका ए सही हो गया। 27 तारीख को आपका चौथा मंगलवार पड़ेगा महीने का, जो फिलहाल क्वेश्चन में दिया। बड़े अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों आपका सवाल है 21 53 की पावर 167 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कौन सा होगा? आपको बताना। यूनिट डिजिट के सारे वीडियो, इजी ट्रिक, मतलब सेकंड में आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने की सारी ट्रिक आपके चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख लीजिएगा। फिलहाल घात को करते हैं। घात के 2 अंक यानी 67 को 4 से भाग करते, देखते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा। 4 से 4 एकम 4 बचा, 2 4 6 24, 3 27 यानी 3 रिमाइंडर बचा। बेस के यूनिट डिजिट को ले लेते, उस पर आप रिमाइंडर पावर के रूप में लगा देंगे। 3 3 9 3 27, दहाई से मतलब नहीं, इकाई से मतलब आपका यूनिट डिजिट 7 हो गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपका दोस्तों अगला सवाल 24 नंबर, 8 से भाज्य यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित है। डिविजिबिलिटी के रूल सारे आपके चैनल पर उपलब्ध है, पहले से देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। यहाँ से देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से जाने चाहिए, तो पूरा नंबर आपका क्या हो जाता है? चला जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। 8 से काटेंगे, 8 3 नंबर लेंगे, 8 3 24 और 0
0 आपका पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। इसे देखेंगे 3 नंबर लेंगे, 8 दूनी आपका 16 बचा 16, 6 22 आपका होता 60 हो गया, 8 से नहीं कटेगा, ये नहीं जाएगा आपका। इसे देख लेते हैं, 8 एकम 8 और बचा आपका 4, 8 छंग 48, ये आपका चला जाएगा। यहाँ से देखेंगे 124, क्या ये जाएगा 8 से? 8 एकम 8 और 4 बचा 44 हुआ, ये भी नहीं जाएगा। यानी 1 और 3 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 8 से डिविजिबल है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। 25 नंबर दोस्तों आपका एक और अच्छा सा सवाल आ चुका है पेपर में आपके 2020 8 जनवरी टीटी के पेपर में आ चुका है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। लिखा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष यानी एजेस आपको फाइंड करने हैं। तो अब आप जानते नहीं होंगे त्रिभुजाकार कैसे बनेगा प्रिज्म, तो ऐसे आप बनाइए। पहले एक त्रिभुज ऐसे आपका बनेगा, फिर एक त्रिभुज इसके नीचे आपका बनेगा और फिर आपको इसके एजेस मिला देने हैं और आपको ऐसे। अब आप बताइए, अब आप बताएंगे ये आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ऑप्शन आपका 6 सही हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्ष आपके 6 होते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसी सीरीज में दोस्तों आपका 26 नंबर अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 5.9 सेंटीमीटर और आपकी 8.1 सेंटीमीटर है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या करेंगे? ये सवाल आपका आया था 1 नंबर में। इसमें से हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो सिर्फ इन 3 से एक त्रिभुज बनेगा। सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर, आपका 1 सही आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 27 नंबर दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, कितना होगा? क्या करेंगे? एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं यानी जितनी उसकी भुजाएं होती हैं एक क्यूब की यानी घन की, उसके योग के बराबर है लंबाई। घन की भुजाओं का योग दोस्तों हो जाएगा 12a। इतना क्लियर है। अब क्या है, ये अपने क्यूब के बराबर है यानी आयतन के बराबर है। तो आयतन क्या होता है? घन का एक क्यूब होता है। एक क्यूब को अगर मैं कहूँ तो a स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं। क्लियर। ए कट जाएगा आपका, a स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 12। इतना ठीक है यहाँ तक। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 12 इंटू 6 आपका 72 यानी 72 हो गया। ए फॉर A1 राइट आंसर, 72 आपका सही उत्तर है। काहे में निकालना था? वर्ग इकाई में, तो वर्ग इकाई में हमने निकाल दिया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपका दोस्तों 28 नंबर सवाल एक और शानदार सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ आपको निकालना था। कैसे इसे लगाएंगे? जैसे कोई मेरा कमरा है तो उसके आपको पहले फिगर ड्रा कर लेते, इतना आपका हो गया। अब कहने का मतलब है कि मान लिया मैंने पहले 10 लंबाई थी, 5 आपकी चौड़ाई थी, 10 ऊंचाई थी। क्लियर है। 10 आपकी लंबाई, 5 चौड़ाई, 10 ऊंचाई थी। तब आपका आयतन कितना हुआ था? LBH यानी 10 10 100, 10 इंटू 10 इंटू 5 आपका 500 हो गया। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि 10% लंबाई घटाई गई, तो 10% घटाएंगे 9 बचेगी। यहाँ पर आपका 20% चौड़ाई घटाई गई, आपका 4 बचेगा। 20% चौड़ाई घटा दी। अब कह रहा है ऊंचाई आपकी क्या है? 5% बढ़ाई गई यानी ये आपकी 10.5 हो जाएगी ऊंचाई।
क्लियर। जब 5% बढ़ाएंगे तो नया आयतन क्या हो गया, वी न्यू आयतन, एन फॉर न्यू, या फिर ऐसे ही सीधे लिख दें वी, यानी दूसरा आयतन आपका हो गया 9 4 10.5। नया आयतन जो दोस्तों हो जाएगा 9 चौक 36 और 10.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 378 हो जाएगा। अब वृद्धि कितनी हुई, 500 से 378 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 122। 122 कितने पर वृद्धि हुई, 500 पर, तो 500 से भाग करेंगे और प्रतिशत में निकालना है तो आपका 100 से गुणा कर देंगे। 100 बचे आपका 500 हो गया, या डबल जीरो भी काट सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा आपका 22 हुआ, 5 चौक 20 आपका, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक आपका 20। यही आपका परसेंट में आंसर निकला। ए फॉर A1 राइट आंसर आपका 24.4% आपका आंसर। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल दोस्तों, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या, न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरे की जो होगी लंबाई कितनी हो जाएगी, कमरे की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, आप 15 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर यानी 1517 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा लंबाई फर्श की। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी है, चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी आपकी 9 मीटर 900 मीटर हो गई, 902 मीटर आपकी हो गई, 902 सेंटीमीटर हो गई। 9 मीटर को भाई हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, 902। इनका HCF निकाले अगर हम तो क्या होगा, 41 होगा। यानी किसी भी कमरे में आपका जो है ये 1517 है और ये 902 चौड़ाई है। इसमें वर्गाकार टाइल यानी लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर होगी। जो भी टाइल्स लगेंगी वो इसमें उसकी संख्या बतानी है कितनी होगी। तो टाइल्स की भुजा आई एक 41 यानी 41 आपकी सेंटीमीटर, तो टाइल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, यानी टाइल वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल 41 का स्क्वायर हो जाएगा। 1681 इसका वर्ग हो गया, यानी आपका जो टाइल का एक टाइल का क्षेत्रफल है 1680 हो गया। कि फर्श के क्षेत्रफल को दोस्तों अगर टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दे तो टाइलों की संख्या मुझे पता हो जाएगी। तो कमरे का आपका फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो 1517 इंटू आपका कितना हो जाएगा, चौड़ाई 902 हो जाएगी बटा 1681 हो जाएगा। क्लियर है। इसकी कैलकुलेशन दोस्तों कर लेंगे। क्या करेंगे, 41 से 41 बार में आपका 1681 जाएगा और 37 बार में 1517 चला जाएगा। 41 से काटेंगे 22 बार में 902 चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 814 आ जाएगा। यानी सी फॉर चेन्नई इज योर राइट आंसर। 814 आपका सही उत्तर हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 30 नंबर दोस्तों आपका लास्ट सवाल है। यूपीटीटी 2020 यानी 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसका दोस्तों लास्ट सवाल, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि आयत की प्रारंभिक लंबाई L है, प्रारंभिक लंबाई L और चौड़ाई आपकी B है, तो आयतन कितना हो जाएगा, LB हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, माना हमने कि लंबाई में 60% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में X% की कमी कर दी। कितनी कमी, X% की कमी कर दी। अब क्या होगा, अब जो आयतन होगा L इंटू B, आपका LB लिख लें, LB बराबर L इंटू आपका 60% लंबाई में वृद्धि हुई तो 160 हुई। 160 को हम क्या दोस्तों 100 लिख सकते हैं, 160 बटा 100 लिख सकते हैं, इंटू B करेंगे, इंटू आपका
चौड़ाई में कितनी कमी, x% की कमी, तो 100 से आपका x माइनस हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, L L B और B आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका 100 गुणे 100 बटा आपका 160 हो जाएगा बराबर 100 माइनस x। 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 2 8 16 2 5 10 आपका, और 8 से 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में कटेगा। 25 5 125 बटा आपका 2 बराबर 100 माइनस x। अब 2 उधर जाके क्या करेगा, आपका करेगा गुणा, 125 हो जाएगा बराबर 200 माइनस 2x आपका हो गया। अब इस 2x को इधर ले आइए और 125 को उधर ले जाइए, तो आपका बचा 75। 200 से 125 माइनस होगा, 75 बचेगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 75 को डिवाइड कीजिए, 2 तिया 6 आपका हो जाएगा, 2 सत्ती 14 2 पंचे 10 आपका 37.5, यानी डी फॉर देवेंद्र इज़ द राइट आंसर। तो आज की ये सीरीज़ पूरी क्लियर होती है। यहाँ से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब आपकी बारी है, 2019 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए आप तक अपडेट पहुँच सके, तुरंत आप देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप अपना प्यार बनाए रहिए इसी तरीके से, और हम आपके लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद।